नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। और बड़ी खबर है चंपावत से, जहां पर चंपावत नामांकन कराने सड़क मार्ग से जाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर सैनिक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो नामांकन कराने जाते समय पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है और इसके साथ ही आज नामांकन दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्होंने प्रार्थना भी की है और फीता काटकर उद्घाटन भी किया है। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह भी नजर आया है। तो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के लिए चंपावत से और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह भी नजर आ रहा है। और नामांकन करने से पहले ही पूजा अर्चना की है पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने पूजा अर्चना की है विधिवत और विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना की। उनके साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, उनमें जोश दिखा। चंपावत की जो जनता है, चंपावत में जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनमें भी उत्साह नजर आया है। और सैनिक चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी चंपावत से और पर्चा दाखिल करने से पहले ही उन्होंने पूजा अर्चना की। चंपावत से खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगे और उपचुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने वाले हैं और धामी टनकपुर से लेकर चंपावत तक रोड शो भी करेंगे। रोड शो करते हुए सीएम धामी चंपावत पहुंचेंगे और बनबसा समेत विभिन्न जगहों पर आशीर्वाद लेते हुए नामांकन भी भरेंगे। 11 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख तय है और 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही 3 जून को पता चलेगा चंपावत की जनता का मूड और रिजल्ट आएगा 3 जून को। और इसके साथ ही बीजेपी से धामी और कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी के बीच मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर चंपावत से। तो नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो भी करने वाले हैं। 3 जून को उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे और कांग्रेस पार्टी से निर्मला गैतोड़ी के बीच उनका मुकाबला है और ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपचुनाव के लिए पर्चा भरेंगे और पर्चा भरने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है विधि विधान के साथ। और रोड शो करते हुए सीएम धामी पहुंचेंगे चंपावत, जहां पर वो पर्चा दाखिल करेंगे। तो बनबसा समेत विभिन्न जगहों पर आशीर्वाद लेते हुए चंपावत पहुंचेंगे। 11 मई आखिरी तारीख है नामांकन की और इसके साथ ही 3 मई को उपचुनाव के नतीजे आने हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हिना जुड़ी हुई है। हिना, जिस तरह से आज नामांकन प्रक्रिया जारी है पुष्कर सिंह धामी की, आज पर्चा दाखिल करेंगे, इसके साथ ही रोड शो कर रहे हैं, जगह जगह जाकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। वंदना, जिस तरह से बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने के भीतर जो है उनको उपचुनाव लड़ना था। तो ऐसे में यहाँ पर चंपावत सीट को चुना गया। कैलाश गैतोड़ी ने जिस तरह से पेशकश की थी और आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन करने वाले हैं, जिसके लिए आज उन्होंने पूजा अर्चना की है और इसी के साथ ही वह टनकपुर और बनबसा में जो है रोड शो करेंगे और आज जो है नामांकन करेंगे। और 31 मई को जो है मतदान होने चंपावत में कुल 96,016 जो है वोटर्स हैं वहां पर और 151 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 31 मई को मतदान होने हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला भी यही 96,016 लोग जो हैं ये फैसला करने वाले हैं कि अगला मुखिया जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही प्रदेश को देना है या फिर उनको हराकर दूसरे किसी और को मौका देना है भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से अगर नहीं जीत पाते हैं, वैसे तो पूरी उम्मीदें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से काम किया है अपने पिछले कार्यकाल में भी, कुछ महीनों के भीतर ही उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है, युवाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं और कई सारे ऐसे फैसले भी उन्होंने किए हैं जो कि पिछले मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने जो लागू किया था। अगर देवस्थानम बोर्ड की बात करें और इस तरीके से आशा कार्यकर्त्री की बात करें तो कई तरह के ऐसे अहम फैसले माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले कार्यकाल में, जिनको देखते हुए जो है यहाँ पर इस बार जो है फिर से एक बार जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने यहाँ पर मौका दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, तो हो सकता है कि लगातार जिस तरह से वे जन संबोधन कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से चंपावत में वह काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही जीत दिलाकर जो है यहाँ पर एक बार फिर से प्रदेश को मुखिया के रूप में यहाँ पर उनको एक और मौका दिया जाए। लेकिन वही जो है हिना यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, निर्मला गैतोड़ी को सामने रख दिया है, तो कितना मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से अभी अगर 2 दिन पहले की बात करें तो ऐन वक्त पे जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं और निर्मला गैतोड़ी जो कि अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत की पूर्व जिलाध्यक्ष रही है और इसके अलावा वह हालांकि साल 2022 के चुनाव में भी जो है लगातार यहाँ पर अपने टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उस दौरान तो कांग्रेस ने नहीं दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर महिला प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उनको उतारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बाजी को मार सकती है। अगर बात करें चंपावत सीट की तो चंपावत सीट में ये दूसरी महिला प्रत्याशी, इससे पहले साल 2007 में जो है बीना महाराणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरी थी चंपावत चुनाव में और जीती भी थी। उसके बाद साल 2012 में जो है हिमेश खरकवाल जो कि कांग्रेस की तरफ से थे उन्होंने बाजी मारी थी और साल 2017 और 2022 में जो है कैलाश गैतोड़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है वो दोनों बार जीते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी माना जाता है, यहाँ पर कैलाश गैतोड़ी ने तो 2 बार जो है चुनाव जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि 2 बार एक साथ एक ही पार्टी को नहीं चुनती है चंपावत की जनता। तो अब देखना काफी ज्यादा यहाँ पर रुझान भरा हो रहा है और काफी ज्यादा लोगों की नजर टिकी है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया इस सीट से जो है उपचुनाव लड़ने वाला है और काफी ज्यादा लोगों की जो है नजर टिकी हुई है और काफी ज्यादा उत्सुकता एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बने हुए हैं जो कि समर्थक हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भले ही जो है पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खौफ जरूर है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि खटीमा सीट पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भीतरघात के चलते उनको हराया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है चंपावत सीट पर भी ऐसे भीतरघात हो सकता है और यहाँ पर जो है चूक सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिर से एक बार संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने यह आ जाएगा कि अगला मुखिया किसको चुना जाए, क्योंकि पिछली बार की तरह ऐसे हो जाएगा जिस तरीके से 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे और एन वक्त पे जो है एन टाइम पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन इस बार अगर वह नहीं जीत पाते, हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनके काम रहे हैं तो दोबारा से चंपावत की जनता उनको मौका दे सकती है, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो हो सकता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को फिर अपने उन विधायकों पर सरसरी निगाह डालनी पड़े और फिर एक बार फिर से जो है मंथन करना पड़े, वही संकट आ जाए। जी हिना, इस बार जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ, विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो सीएम धामी के चेहरे को लेकर ही हुआ है, तो सीएम धामी के चेहरे को लेकर ये चुनाव हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की जनता सीएम धामी को पसंद कर रही है, इसी वजह से उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। तो ये कहा जा सकता है कि चंपावत की जनता भी पुष्कर सिंह धामी की ओर ही रुझान ज्यादा रखती है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि लगातार ये पहले ही तय हो गया था, माना जा रहा है कि कैलाश गैतोड़ी जिस तरीके से एक साफ तौर पर यहाँ पर कैलाश गैतोड़ी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब परिणाम आया था और वह खटीमा सीट हार गए थे, तो पहले ही दिन से फर्स्ट डे से वो लगातार अपनी सीट पर बात कर रहे थे। हालांकि उनके अलावा और 5 ऐसे विधायक रहे हैं जो कि अपनी सीट छोड़ने की बात कर रहे थे। इसमें सिर्फ न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसमें निर्दलीय भी थे। उमेश कुमार जो कि खानपुर से विधायक है, उन्होंने भी अपनी सीट देने की बात की थी। वहीं कांग्रेस के हरीश धामी, उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ने की बात की थी। लेकिन
और अगर दूसरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव लड़वाती, उन्हें चुनाव लड़वाती, अगर वे कांग्रेस की जो है कहीं ना कहीं एक तरह से खौफ था कि कांग्रेस का विधायक है तो कहीं ना कहीं हरा भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि सेफ नहीं मानी जा रही थी, लेकिन कैलाश गैतोड़ी जो कि एकदम जो है क्लियर कट लेकर बात को चल रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेरी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मैं सीट छोड़ दूंगा। और यहाँ पर जो है काफी बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पर कैलाश गैतोड़ी को देते हुए, क्योंकि वह जमीनी तौर पर जानते हैं कि चंपावत में क्या माहौल है और क्या चाहिए चंपावत की जनता को, इसीलिए उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। और लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब से ऐसा लगा है कि उपचुनाव चंपावत में ही होने घोषणा से पहले से ही वो लगातार वहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और चंपावत की जनता के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं और आज भी रोड शो करने वाले हैं। और लगातार जाहिर सी बात है हिना कि कैलाश गैतोड़ी ने अपनी चंपावत सीट को छोड़ा तो उन्हें भी विश्वास था कि जो वहां पर विकास नहीं हुआ है चंपावत में वो पुष्कर सिंह धामी कर देंगे। यही कारण रहा है कि उन्होंने पहले से ही तय कर दिया था कि अगर कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चंपावत सीट उनके लिए खाली है, वो यहाँ पर चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं उपचुनाव। जी बिल्कुल वंदना, अगर बात करें चुनाव की तो चंपावत की जनता, जो कि मैंने आपको बताया कि 96,000 मुखिया जो है प्रदेश को मिलेगा। तो अगर बात करें चंपावत सीट की तो काफी ज्यादा जो जनता है उनमें भी कहीं ना कहीं रुझान देखने के लिए मिल रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि अगर एक विधायक अगर वे मुख्यमंत्री को फिर से एक बार मौका देते हैं तो एक मुखिया जो काम करता है जिले के लिए, सीट के लिए, वो कोई बात करें कोई विधायक नहीं कर सकता। तो अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से चुना जाएगा तो वो काम करेंगे। और जो जनता है, जनता को एक अहम जो है तोहफा मिल सकता है और कई सारी योजनाएं जो है रुकी पड़ी थी उस पर भी जो है ध्यान दिया जा सकता है प्रशासन का। जी हिना, जिस तरह से भीतर घात की बात की गई, खटीमा से अगर सबक लेते हुए पुष्कर सिंह धामी चंपावत में अगर कोई कदम उठाते हैं तो क्या क्या वो कदम है उनको बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको वो ध्यान में रखे, उसको वो मद्देनजर रखे, जिससे कि खटीमा जैसा कोई भी परिणाम सामने दोबारा से ना आए। बिल्कुल वंदना, अगर बात करें खटीमा सीट की, जैसे आपने किया, हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी माना सकते हैं तो अपनी सीट कैसे हार जाए। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है। जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भीतर घाटी पर एक तरह से तमाचा मारा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से गद्दी सौंपी। अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों का जो है रुझान भी इसलिए है और यहाँ पर डर भी है भारतीय जनता पार्टी के मन में कि हो सकता है कि भीतरघात हो जाए। वहीं कहा जाता है कि वंदना की आपने कहावत सुनी होगी कि जो दूध का जला होता है वो छाछ में फूक फूक कर पीता है। तो अब जो है खटीमा सीट पे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई भी ऐसी नन्ही सी चूक भी नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको जो है ये जो है वो इस गद्दी को छोड़ दे, और इसी वजह से वो काम पूरा करेंगे। यहाँ पर जैसे खटीमा और चंपावत सीट एक दूसरे के अगल बगल ही मानी जाती है, सटी हुई मानी जाती है। तो जैसे आना जाना है चंपावत सीट के जो चंपावत क्षेत्र के जो लोग हैं और वही जो खटीमा क्षेत्र के लोग हैं, तो वह बखूबी जानते हैं कि खटीमा में क्या हुआ है और क्या खामियां। तो उन चीजों को, उन्हीं नब्ज को पकड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए चंपावत सीट के जो लोग हैं चंपावत के उनसे वादे करेंगे कि वहां पर नहीं कर पाए तो यहाँ पर करेंगे। वो लगातार कह भी रहे हैं कि जो काम मैं वहां नहीं कर पाया हूँ और यहाँ पर इस सीट पर इस क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है प्रशासन उनको जो है आगे पूरा करेगी और इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो भरोसा चीज। हाँ हिना, बिल्कुल भले ही खटीमा से वो सफल ना हो सके हों पुष्कर सिंह धामी, लेकिन चंपावत में पूरा अनुमान लगाया जा रहा है सफलता के। और इसके साथ ही काम भले ही खटीमा में कुछ खामियां रह गई हों, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए वो हर जगह विकास के कार्य करने में लगे हुए हैं और जगह जगह जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर चंपावत से आपको बराबर खबर बता रहे हैं, जहाँ पर आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव होना है और 11 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख तय की गई है और 3 मई को उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। 31 मई को उपचुनाव होगा चंपावत से और प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्मला गैतोड़ी
सामने है और उनका मुकाबला पुष्कर सिंह धामी से है। तो लगातार चंपावत से एक अपडेट आपको दे रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर पुष्कर सिंह धामी मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन पर्चा भरने से पहले वो पूजा अर्चना भी की है उन्होंने और इसके साथ ही धामी टनकपुर से लेकर चंपावत तक रोड शो भी कर रहे हैं और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की है। भगवान से आशीर्वाद भी लिया, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया है। हालांकि हर बार हम सभी ये देखते हैं कि कोई भी कार्य वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो पूजा अर्चना ही करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ही कोई भी शुभ कार्य को वो करते हैं। तो 11 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख को नियत किया गया है और 31 मई को उपचुनाव होने हैं और 3 जून को परिणाम आने हैं, रिजल्ट आएगा उपचुनाव का। तो चंपावत सीट से जीतना बेहद ही अहम माना जा रहा है पुष्कर सिंह धामी के लिए और बेहद ही जरूरी भी है वहां से उपचुनाव जीतना। और सभी की जो नजरें हैं वो यही है कि चंपावत से किसी तरह से पुष्कर सिंह धामी ही जीते, क्योंकि बीजेपी हो या उत्तराखंड की जनता का भी रुख पुष्कर सिंह धामी की ही ओर है। तो कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है निर्मला गैतोड़ी और पुष्कर सिंह धामी के बीच, ये आने वाला समय ही तय करेगा और देखने को मिलेगा। तो रोड शो करते हुए सीएम धामी पर्चा दाखिल करेंगे और इसके साथ ही बनबसा समेत विभिन्न जगहों पर आशीर्वाद लेते हुए नामांकन दाखिल करने वाले हैं और बेहद ही जरूरी हो गया है। और इसके साथ ही टनकपुर से लेकर चंपावत तक रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद ही वो पर्चा दाखिल करेंगे। उनके साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। चंपावत की जनता हो या कार्यकर्ता, दोनों में भी उत्साह नजर आ रहा है, जोश नजर आ रहा है। और इसके साथ ही कैलाश गैतोड़ी ने चंपावत से चुनाव लड़ने की बात कही थी पुष्कर सिंह धामी से, उनके लिए सीट भी खाली की थी। उन्हें पता था कि चंपावत में जो विकास कार्य नहीं हो सके हैं सीएम धामी के रहते हुए वो विकास कार्य जरूर पूरे होंगे, इसके लिए उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी पुष्कर सिंह धामी के लिए। और आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं और पर्चा दाखिल करने के साथ ही उन्होंने पहले पूजा अर्चना की है और जगह जगह से रोड शो भी कर रहे हैं। टनकपुर से चंपावत तक वो रोड शो भी कर रहे हैं। बनबसा समेत विभिन्न जगहों पर आशीर्वाद लेते हुए वो चंपावत पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने वाले हैं। कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और सीएम धामी ने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोड शो के लिए जाते पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो कर रहे हैं, जगह जगह जाकर वो रोड शो कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता का भी ले रहे हैं, सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हालांकि हर बार हम लोग यही देखते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो जनता का आशीर्वाद उनके लिए सर्वोपरि होता है। ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद ही कोई शुभ कार्य वो शुरू करते हैं। हरिद्वार से खबर आ रही है जहां पर रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर, रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई और धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रुड़की के स्टेशन अधीक्षक को पत्र भेजा गया और धमकी भरा पत्र भेजने वाले ने खुद को सलीम अंसारी बताया है और जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर भी बताया है। सलीम अंसारी ने स्टेशनों पर 21 मई को बम विस्फोट करने की बात कही है। मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 23 मई को मनसा देवी हर की पैड़ी को भी निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं जहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्टेशनों में 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जैसे कमांडर एरिया का बताया जा रहा है सलीम। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार समेत कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 23 मई को मनसा देवी हर की पैड़ी को भी निशाना बनाने की भी बात कही गई है। और इसके साथ ही रुड़की समेत 6 उड़ाने की धमकी दी गई है। रामगोपाल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हरिद्वार समेत कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से रुड़की जो स्टेशन अधीक्षक है उनको ये धमकी भरा पत्र मिला है और
देर शाम जिस तरीके से, हालांकि जो स्टेशन अधीक्षक है उनके द्वारा जो डीआरएम मुरादाबाद है उनको इस पत्र को व्हाट्सएप पर भेजा गया है और कहीं ना कहीं डीएम मुरादाबाद द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि जिस तरीके से डाक की मोहर और लिखाई से लेकर के जो डाक है उसकी भी जो है बारीकी से जो है जांच की जा रही है और साथ में जो डीआरएम है उनके निर्देश पर समस्त जितने जो रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर रुड़की हरिद्वार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो जैसे मोहम्मद के जो सलीम अंसारी जो ये धमकी भरा पत्र जो स्टेशन अधीक्षक है उनको दिया है, तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं चेकिंग भी जो है हरिद्वार से लेकर के लखनऊ तक और तेज कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें जो है और कई धार्मिक स्थल मनसा देवी की बात करें या फिर हर की पौड़ी, तमाम जितने धार्मिक स्थल है उनको भी जो है उड़ाने की इस पत्र में जो है कहीं ना कहीं जानकारी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गया है। जी राम गोपाल, ये एक बार नहीं ये कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी खबर आ रही थी कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी धमकियां मिलती रही हैं कि स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, बरेली हो, हरिद्वार हो या कई स्टेशनों को जिस तरह से बताया गया है, तो पहले इन सब चीजों में नजर क्यों नहीं रखी गई? अगर मामला वहीं पर एक्टिव हो जाता तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सख्ती तो नजर आती ही। बिल्कुल सख्ती, क्योंकि ये हर बार, क्योंकि जिस तरीके से चार धाम यात्रा की बात करें या फिर जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात करें, ये हर वर्ष की तरह जो है इस बार भी जो है ये धमकी भरा पत्र रुड़की स्टेशन अधीक्षक को मिला है और उनके द्वारा जो डीआरएम मुरादाबाद है उनको भेजा भी गया, क्योंकि मुरादाबाद, बरेली सहित जो हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और कई ऐसे स्टेशन हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि प्रशासन ने जो है रात से ही सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्पॉट की बात करें या तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस पर जो है बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि इस चीज को लेकर के अभी तक कोई जो आधिकारिक पुष्टि कहीं ना कहीं जो जांच की है वो नहीं अभी तक सामने आ पाई है। हालांकि जो पत्र है वो जरूर, उसकी जो पुष्टि है वो जरूर कहीं ना कहीं स्टेशन अधीक्षक द्वारा की जिस तरीके से डीआरएम मुरादाबाद को भेजा गया है, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेशन है या रेलवे स्टेशन या फिर धार्मिक स्थल है उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गया है और जो बारीकी से जांच की जा रही है, तमाम ये सघन चेकिंग अभियान है। यानी कि जिस समय से ये पत्र, यानी कि देर रात जिस तरीके से रुड़की स्टेशन अधीक्षक को ये पत्र मिला है, तभी से ही जो है तमाम जो रेलवे स्टेशन है उन पर जो है सघन चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है। जी राम गोपाल, इस समय चार धाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, अफरा तफरी का माहौल ना मचे इसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, ये तो बात है, लेकिन अब जिस तरह की खबर आ रही है कि बम से उड़ाने की धमकी दे डाली है और इसके साथ ही, तो ऐसे में किन किन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, कैसे वो हैंडल करेंगे प्रशासन की चार धाम यात्रा भी प्रभावित ना हो, यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल भी ना बने और व्यवस्थाएं भी हो जाए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर जो है प्रशासन की बात करें या फिर जो स्टेशनों के अधीक्षक है उनके द्वारा कहीं ना कहीं संयम जरूर बरता जा रहा है, क्योंकि एक अफवाह के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि यदि ज्यादा पैनिक होने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेशन अधीक्षक की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, ज्यादा इसको जो है हवा नहीं दी जा रही, क्योंकि हालांकि सघन चेकिंग अभियान जरूर चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चार धाम यात्रा का जो सीजन है वो चल रहा है, चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टेशन है उन पर ज्यादा, यानी कि यात्रियों का जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा जो है देखने को मिल रही। यात्री जो बाहरी प्रदेश से जो यात्री हरिद्वार, लक्सर या फिर क्या नाम रुड़की, तमाम जो स्टेशन है उन पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार को जो है चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसी को लेकर के प्रशासन अलर्ट है, जीआरपी हो या सीआरपीएफ हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो जो है रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान, देर रात से डॉग स्पॉट की बात करें या फिर तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी जो है इस पर बारीकी से जांच कर रही हैं। जी बिल्कुल राम गोपाल, तो ये बेहद ही गंभीर और संगीन खबर भी हो जाती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार हरिद्वार से खबर बता रहे हैं जहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और स्टेशनों पर 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, विस्फोट करने की धमकी दी गई है और एक पत्र जारी किया गया है, पत्र में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही 23 मई को मनसा देवी, हर की पैड़ी को भी निशाना बनाने की भी बात कही गई है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर
पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers. Summer Cool celebrates the release of Runway 34. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it. एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy. पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers. Summer Cool celebrates the release of Runway 34. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर में पुलिस ने आईटीबीपी के जवान को गिरफ्तार किया है और आईटीबीपी जवान पर वाहन में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी जवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता दोनों चमोली जिले के जोशीमठ से एक प्राइवेट वाहन में बैठे हुए थे। इनके साथ 3 अन्य लोग भी सवार थे। तभी पीड़िता को उल्टी की शिकायत हुई और पीड़िता पीछे की सीट पर बैठ गई। आरोप है कि तभी बलवंत सिंह लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने श्रीनगर पहुंचकर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने बलवंत सिंह निवासी ग्राम रुड़की मनसा तबरा जिला पंचकुला हरियाणा गिरफ्तार कर लिया है। और सीओ श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया है कि आरोपी आईटीबीपी में कार्यरत है और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये रात की घटना है, कल शाम की घटना है। ये कि कर्णप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी आ रही थी जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे और एक बंदा और भी बैठा था प्राइवेट गाड़ी में, जिसके द्वारा रास्ते में एक लड़की से छेड़खानी की गई जो नाबालिग है। और उसके तहरीर के आधार पर यहाँ पर जो है 354 और एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है और जो मुलजिम है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।